ये है हाइब्रिड मक्के के बीज उत्पादन तकनीकों पर एक संक्षिप्त जानकारी। तो ये जो हाइब्रिड मक्के के बीज हैं, जिनसे पैदावार इतनी बढ़ जाती है, वो आखिर बनते कैसे हैं? देखिए, इसके पीछे की जो साइंस है ना, वो पूरी तरह से पौधों के परागण मतलब पॉलिनेशन पर कंट्रोल करने की है। सबसे पहली बात, ये कंट्रोल शुरू होता है डीटैसलिंग से। इसका मतलब पौधे के नर पुष्प जिसको हम लोग टैसल कहते हैं हाथ से तोड़ के अलग कर देना कि जैसा कि पूरी तरीके से पौधा जो है एक फीमेल पौधे के रूप में पौधे विकसित में हो जाए। नर और मादा दोनों होता है। ऊपर की तरफ नर फूल, जिसे टैसल कहते हैं, और बीच में हमारा जाना पहचाना भुट्टा। जब हमने फालतू परागण को रोक दिया, तो अब सवाल ये है कि किन पौधों को क्रॉस करें। यहीं पर हाइब्रिड क्रॉसिंग के अलग-अलग तरीके काम आते हैं। सबसे सिंपल है सिंगल क्रॉस, जिसमें दो चुने हुए पेरेंट पौधों को मिलाते हैं। और एक होता है डबल क्रॉस, जिसमें दो अलग-अलग हाइब्रिड को आपस में क्रॉस कराते हैं, ताकि बीज थोड़ा सस्ता पड़े। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प चीज है जीनिया इफेक्ट। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि पॉलिनेशन पर कंट्रोल कितना जरूरी है। सोचिए, अगर कोई बाहर का पराग गलती से खेत में आ गया ना, तो उसका असर आपको सीधे भुट्टे के दानों पर दिखेगा। कभी देखा है एक ही भुट्टे पर पीले और गहरे बैंगनी रंग के दाने? बस यही है जीनिया इफेक्ट। तो कुल मिलाकर हाइब्रिड मक्का बनाना एक बहुत ही सटीक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जहां सही मैच मेकिंग से बेहतर फसल की गारंटी मिलती है। और इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप आइसोलेशन डिस्टेंस का प्रॉपर इस्तेमाल करें। आइसोलेशन डिस्टेंस मतलब दो पौधों के बीच में दूरी, और ये दूरी इतनी होती है कि एक फुटबॉल के मैच के बराबर होती है। अगर इतनी दूरी नहीं रखेंगे तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है और फिर ये बीजों के बीच में समस्या आ सकती है और इसकी आनुवंशिक शुद्धता पूर्ण रूप से समाप्त हो सकती है। तो आइसोलेशन डिस्टेंस कई तरीके का होता है और अलग अलग प्रकार के बीज जैसे फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड और न्यूक्लियस सीड, सबके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात और भी है कि सिर्फ आइसोलेशन डिस्टेंस से ही आनुवंशिक शुद्धता नहीं बचाया जा सकता है। इसके लिए खेत में जाकर के रोगिंग ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। खेत का इंस्पेक्शन करना, अलग तरीके के प्लांट को उगाना, वहाँ उखाड़ के फेंकना, या ऐसा कोई प्लांट जो कि अलग तरीके का दिख रहा है ऐसे प्लांट को हटाना, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। उस दौरान खेत का बहुत ही ध्यान रखा जाता है, तमाम अवांछित प्लांट को हटाया जाता है, या कोई दूसरा क्रॉप जिसके बगल में मेज़ लगा हुआ है उसके बीच में अगर कोई दूसरा फसल लगा हुआ है तो वहाँ से रॉगिंग करके उसके प्लांट को उखाड़ के फेंक देना, जिससे कि कोई भी दूसरा मेज़ का दूसरे किसी नस्ल का पौधा वहाँ पे उपलब्ध ना हो और उनकी आनुवंशिक शुद्धता को किसी भी प्रकार से वो नष्ट ना कर पाएँ, किसी प्रकार से जीनिया इफेक्ट उसके अंदर में दिखलाई ना दे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि खेत में हाइब्रिड मेज़ के उत्पादन के लिए कैसे प्लांट को लगाया जाता है। सामान्यतः 2:6 के रेशियो में लगाया जाता है। दो मेल प्लांट होते हैं और बीच में 6 जो कतार लगाई जाती है, 6 रोज़ लगाई जाती है, वो फीमेल प्लांट की लगाई जाती है। फिर 2 रोज़ जो होते हैं वो मोल प्लांट के लगाए जाते हैं और फिर जो है 6 रोज़ जो होते हैं वो फीमेल प्लांट की लगाई जाती है। इस तरह से 2:6 मतलब 2 मेल 6 फीमेल, 2 मेल 6 फीमेल, इसी तरीके से करते हुए पूरे खेत के अंदर में जो है लगाई जाती है। इस प्रसार से 1 हेक्टेयर में 12 किलोग्राम जो है सीड लगता है फीमेल प्लांट के लिए और 5 किलोग्राम बीज लगता है मेल प्लांट की बुआई के लिए। 70 सेंटीमीटर का रो टू रो स्पेसिंग रखा जाता है और 22.5 सेंटीमीटर का प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग रखा जाता है। ये बहुत ही उचित दूरी होती है। पौधे को जो है सनलाइट, प्रॉपर एरिएशन, खाद, पानी सब बिल्कुल एक तरीके से मिलता है और पौधे की बढ़वार भी बहुत अच्छी होती है। तो ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसके अलावा सिंक्रोनस जो होती है इसके अंदर में फ्लावरिंग करने के लिए स्टैगर्ड प्लांटिंग किया जाता है। 7 दिन के अंतराल पे करते हैं जिससे कि पॉलिनेशन में पॉलन जो है वो समान रूप से इनको बार बार मिलता रहे और पॉलिनेशन की प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से चल सके, कोई इसमें पॉलिनेशन में समस्या। अब अगला चरण है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग का। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया होती है। इसमें हार्वेस्टिंग, शॉर्टिंग, डीहस्किंग और थ्रेशिंग, ये 3 प्रक्रिया होती है। तो हार्वेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमको 20 से 25% मॉइस्चर का होना आवश्यक होता है। इसको जांच लेते हैं और हार्वेस्टिंग का प्रोटोकॉल ये है कि सबसे पहले जो मेल रोज़ लगी हुई है उसको काट के बाहर निकाल दें और बाकी के केवल फीमेल रोज़ को खेत में छोड़ दिया जाए। फिर अगला प्रोसेस है शॉर्टिंग एंड डीहस्किंग। जो मैच्योर हस्क होता है उसको हाथ से आगे करके बाहर छील करके निकाल देना चाहिए और ध्यान रहे कि कोई ऐसा कॉप जिसमें बीमारी हो या किसी प्रकार से उसमें दाना नहीं भर गया हो या फिर और कोई समस्या हो, तो ऐसे जो भी डिफेक्टेड जो कॉप होते हैं उनको हटा देना, ये भी बहुत ही आवश्यक होती है। फिर उसके बाद में थ्रेशिंग की प्रक्रिया शुरू होती है।
थ्रेशिंग में जो हम लोग शेलिंग करते हैं तो उस दौरान इस बात को जांच लेते हैं कि कम से कम 15 से 18% का ही मॉइस्चर होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो हम लोग जो है शेलिंग नहीं करेंगे। और हाँ, इस बात का भी ध्यान दिया जाता है, चाहे शेलिंग आप मैकेनिकल कीजिए चाहे मैनुअल कीजिए, लेकिन जो उसका पेरिकार्प है और उसका जो कर्नल है, जहाँ पे एम्ब्रियो वाला पोर्शन होता है, उस पोर्शन को आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखना है। नहीं तो अगले बार जब इस खेत में बुआई करेंगे तो इसकी बीज की गुणवत्ता कम हो जाएगी और जर्मिनेशन की जो समस्या है उसमें उत्पन्न हो सकती है। तो जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, थ्रेशिंग के दौरान इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोसेसिंग। जी हाँ, प्रोसेसिंग में मेन 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है ड्राइंग, एक होता है ग्रेडिंग और एक होता है केमिकल ट्रीटमेंट। ड्राइंग की प्रोसेस में जो सीड होता है उसमें अगर 12% का मॉइस्चर पहुंच गया है तब आप समझ लिए कि बहुत ही सेफ़ हो गया है स्टोरेज के लिए। तो 12% मॉइस्चर तक कम से कम इसको सुखाना बहुत आवश्यक है। फिर ग्रेडिंग की प्रक्रिया होती है। इसमें अलग अलग जो है पोर साइज़ के छन्नी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जनरली 7.2 जो पोर साइज़ का जो छन्नी होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर इस छन्नी का प्रयोग करके अगर आप ग्रेडिंग कर लेंगे तो लगभग सीड जो आपको मिलेगा वो एकदम यूनिफॉर्म, एक तरीके का साइज़ और एक प्रकार का दिखने वाला बीज आपको प्राप्त हो जाएगा। और अगला प्रक्रिया होता है केमिकल ट्रीटमेंट। ये बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया होता है। अगर बीज को सुरक्षित करना चाहते हैं, इसे किसी प्रकार का डिजीज़ या फंगल इन्फेक्शन ना हो, तो जो है थीरैम या कैप्टन जो कि 75% WP मतलब 70 ग्राम पर के 100 केजी के दर से जो है इसको इसका स्लरी बना करके इसमें जो है सीड की ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका सीड ट्रीटमेंट कर लेने के बाद क्या होता है कि आप अगर सीड को कम से कम 1 साल के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन क्रिएट नहीं होता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है। सीड प्रोसेसिंग में ड्राइंग हो, ग्रेडिंग हो, ट्रीटमेंट हो, इसके बाद ही सीड की गुणवत्ता जो है वो बची रहती है। देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। फाइनल होता है सीड के बन जाने के बाद, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद फाइनल होता है सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड। देखिए, इसकी कुछ प्रक्रिया है। सामान्यतः जो मार्केट में सीड उपलब्ध होता है बेचने के लिए वो या तो सर्टिफाइड सीड होता है या फाउंडेशन सीड होता है। और मेज़ के फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड की कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे इसकी फिजिकल प्योरिटी हो गई, कुछ इसके इनर्ट मैटर्स हो गए, जर्मिनेशन परसेंटेज हो गया, मॉइस्चर स्टैंडर्ड होते हैं, मॉइस्चर वेपर्स होते हैं इसमें और वीट सीड होते हैं। इसके में अलग अलग दिए गए हैं जो स्टैंडर्ड है। जैसे अगर फाउंडेशन सीड की बात करें तो 98% है, सर्टिफाइड सीड में भी 98% है, इनर्ट मैटर जो है 2% है, सर्टिफाइड सीड में भी 2% है। अगर जर्मिनेशन परसेंटेज की बात किया जाए तो फाउंडेशन सीड में 80% है, सर्टिफाइड सीड में 90% है। अगर मॉइस्चर की बात किया जाए तो जो फाउंडेशन सीड होता है उसमें 12% होता है, सर्टिफाइड सीड होता है उसमें भी 12% होता है। मॉइस्चर वेपर लगभग 8% दोनों में होता है और वीड सीड जो होता है किसी भी प्रकार से इसमें परमिसेबल नहीं हो जाता है। तो ये क्वालिटी पैरामीटर्स को फाइनल करने वाले सीड को जो है सर्टिफिकेट इशू किया जाता है सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर के द्वारा। ये जो सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर के द्वारा जो इशू किया जाता है वो 2 तरीके का है। जैसे फाउंडेशन सीड के लिए वाइट कलर का टैग इशू किया जाता है और सर्टिफाइड सीड के लिए जो होता है एज्योर ब्लू कलर का टैग इशू किया जाता है। और इस टैग के ऊपर में इसके सारे डिटेल्स उपलब्ध होते हैं कि इसके पेरेंटेज क्या है, इसमें मॉइस्चर परसेंटेज क्या है, किस डेट को ये तैयार की गई थी, इसका जो है वाइबिलिटी परसेंटेज कितना है, इसकी जेनेटिक प्योरिटी कैसी है, इसके अंदर में इनर्ट मैटर कितने हैं, सारे डिटेल्स उपलब्ध होते हैं। इस डिटेल्स के द्वारा जो ये टैग के ऊपर डिटेल्स होते हैं, इससे आप सीड की गुणवत्ता को पूरी तरह से जांच सकते हैं। यही इसका एक तरीके से सर्टिफिकेट होता है। तो दोस्तों, अंत में छोटी छोटी लेकिन बहुत मोटी बातें, ये जो बोनस टिप्स है, अगर आप गोल्डन रूल्स है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का, पहला तो ये कि आप आइसोलेशन डिस्टेंस का स्ट्रिक्टली पालन कीजिए, जो कम से कम जो है 200 मीटर जो होना चाहिए आपका जो है सर्टिफाइड सीड में, और अगर फाउंडेशन सीड है तो कम से कम 400 मीटर का डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है।
अगर आप चाहते हैं कि सिंक्रोनस फ्लावरिंग हो, पॉलन बराबर से मिलता रहे, जो मेल रोज़ है उसमें से पॉलन फीमेल रोज़ में पहुंचता रहे, तो आप स्टैगर्ड जो है वो फ्लावरिंग के लिए प्लांटिंग कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है ज़ीरो टॉलरेंस, मतलब अगर कोई भी ऐसा प्लांट अगर से फीमेल प्लांट के अंदर में टैसल आ रहा है तो फ़ौरन अपने हाथ से उस टैसल को निकाल दीजिए, जिससे कि वो पूर्ण रूप से जो है वो फीमेल प्लांट के अगली दो बातें हैं रोगिंग। रोगिंग का मतलब कि तमाम वो प्लांट जो एक तरीके के नहीं दिख रहे हैं, अवांछित हैं, या फिर आपको वो उस वैरायटी की जो जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध पौधे हैं उससे अगर से अलग हैं, तो पूरी तरीके से इसको उखाड़ करके फेंक दीजिए, जिससे कि किसी भी प्रकार से कंटामिनेशन से बचा जा सके। और जेंटल प्रोसेसिंग, थ्रेशिंग के दौरान मॉइस्चर कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चर कंटेंट मिनिमम 12% हो, तभी जा करके इसको बीज को स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज़ स्टोरेज के बाद इसकी वाइबिलिटी लॉस हो सकती है। तो स्टोरेज के समय में जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, चाहे वो मॉइस्चर कंटेंट हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो ह्यूमिडिटी हो, चाहे वो सीड का ट्रीटमेंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप अपने बीज को लगभग साल भर तक या इससे ज़्यादा समय तक अगर टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं तो अच्छी तरीके से सुरक्षित जो है स्टोर करके रख सकते हैं। लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैं शेयर करता रहूँगा लगातार से, जिससे कि आपको जो है आपके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसान ही क्यों ना हो, उसको भी अगर खेती करना हो, क्वालिटी सीड का प्रोडक्शंस हो करना हो, उसको भी हमारे इन्फॉर्मेशंस जो है पहुँचते रहें, जिससे कि वो इसका जो है फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार।